बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हो। हम एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 के हर प्रॉब्लम के अंदर हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाएगा और उसे एक सर्टेन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। अब वो सर्टेन मेथड्स 4 हैं जो हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, नंबर 2 गॉस एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम एशेलॉन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 3 गॉस जॉर्डन मेथड जिसमें हम रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और नंबर 4 क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने मैट्रिक में भी सीखा था। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज मैं करने जा रहा हूं इसको सॉल्व। आपको देखते ही जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा आपको याद आता चला जाएगा। स्टूडेंट्स, इसका पहला स्टेप यह है कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखें कि क्या वो x, y, z इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या वो इस फॉर्म में गिवन है। अगर नहीं तो आप तमाम इक्वेशंस को इस फॉर्म में लेकर आए, यानी सबसे पहले x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर उसके बाद y वाली टर्म, फिर उसके बाद z वाली टर्म। हो सकता है कि आपके पास जो अननोन हो वो x1, x2, x3 हो या कुछ और भी हो सकते हैं। आपका तमाम इक्वेशंस के अंदर जो अननोन्स का सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए, इज इक्वल टू कांस्टेंट्स राइट साइड पर होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस वक्त नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक ऐसा सिस्टम, आपको सिंपल टिप दे रहा हूं कि जिसके अंदर कांस्टेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हो। किसी एक इक्वेशन का कांस्टेंट भी अगर नॉन जीरो हो तो वो सिस्टम नॉन होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस होने के लिए तमाम कांस्टेंट्स को जीरो होना चाहिए। सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम इक्वेशंस के जो कांस्टेंट्स हैं वो अगर जीरो हो तो तब वो होमोजीनियस बनता है। अगर एक भी इक्वेशन जो है उसके अंदर कांस्टेंट नॉन जीरो हो जाए तो वो सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। अब यहां पर सबसे पहले x, फिर y, फिर z इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमारी जो तरतीब है वो बिल्कुल दुरुस्त है, सब में बिल्कुल सिमिलर है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम यहां लिखेंगे कन्वर्टिंग द गिवन सिस्टम into मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास बनता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट्स क्या है, 4, -3 और यहां पर z का कोएफिशिएंट 1। पहली रो 4, -3 और 1, दूसरी रो 2, 1, -4। आपने याद रखना है कि सबसे पहला जो कॉलम बन रहा है ये x के कोएफिशिएंट्स हैं, फिर y के कोएफिशिएंट्स और फिर z के कोएफिशिएंट। फर्ज करें कि अगर यहां पर y वाली टर्म होती ही ना तो हम उसको फिल करते 2x + 0y - 4z, तो हम y के कोएफिशिएंट के तौर पर यहां पर 0 लिखते। अगर z मिस होता तो हम z के कोएफिशिएंट के तौर पर 0 लिखते। किसी भी इक्वेशन में अगर कोई अननोन मिस हो तो हम उसके कोएफिशिएंट के तौर पर 0 जरूर प्लेस करेंगे। ये कॉलम x के कोएफिशिएंट्स का है, ये y के कोएफिशिएंट्स का और ये z के कोएफिशिएंट्स का। यहां पर 1, 2, -2। दूसरा स्टूडेंट्स मैट्रिक्स बनता है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। अब अननोन यहां पर x, y और z हैं। ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बनता है x, y और z इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स राइट साइड पर हमारे पास होता है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स 11, -1, 1। ये मैट्रिक्स फॉर्म स्टूडेंट्स क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि इन दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो
इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये आपको अब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि हमने कैसे लिख दिया, इस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख दिया, और इस खास अंदाज में हमने क्यों लिखा है, हमने एक्स वाई जी जो है इसको रो मैट्रिक्स के तौर पर क्यों नहीं लिख दिया, यानी यहां पर तो ये वन कॉलम मैट्रिक्स है, ये हमने वन रो मैट्रिक्स के तौर पर हमने क्यों नहीं लिख दिया। स्टूडेंट्स, जब हमने इसे इस अंदाज में लिखा है तो इन दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। अब ये दरमियान वाले दो नंबर्स यानी पहले के कॉलम्स की तादाद अगर दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है तो इसका मतलब है इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख सकते हैं कि 3/1 है। यानी हम इन दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा इज इक्वल टू 3/1 ऑर्डर मैट्रिक्स। फिर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यही सिस्टम आ जाएगा। इनफैक्ट जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो पहला जो एलिमेंट होगा वो होगा 4x - 3y + z टॉप पर, फिर दूसरे नंबर पर, यानी ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। दूसरा जो एलिमेंट होगा वो होगा 2x + y - 4z, और तीसरा होगा x + 2y - 2z। ये तीसरा एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स का। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट 4x - 3y + z इज इक्वल टू होगा 11 के, तो आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे दूसरी इक्वेशन, और तीसरे एलिमेंट्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो तीसरी इक्वेशन वापस आ जाएगी। यानी ये हमारे पास है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की इक्वेशन फॉर्म, और ये हमारे पास आ गई इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है इसको हम लेट कर लेंगे ए के इक्वल, यानी इसे ए का नाम दे देंगे। मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स को हम एक्स कह देंगे, और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को हम बी का नाम दे देंगे। फिर क्या लिखा जाएगा, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहां से आपको याद आ जाएगा कि मैट्रिक में हमने वाकई ये मेथड पढ़ा हुआ है। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। लेट मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स को हमने नाम दे दिया ए का। लेट ए इज इक्वल टू 4 - 3 1 2 1 - 4 1 2 - 2। x is equal to x y z b is equal to 11 - 1 1। अब इसको स्टूडेंट्स अगर हम 1 कह दें तो इन नामों की बुनियाद पर अब हम लिखेंगे नाउ 1 कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। अब स्टूडेंट्स हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद है कि हमें x, y और z की वो वैल्यूज चाहिए जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो। अब x, y और z हमारा आ रहा है मैट्रिक्स x के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि हमें मैट्रिक्स x की वैल्यू मालूम करनी है। मैट्रिक्स x यहां पर इस वक्त मौजूद है। मैट्रिक्स x विल बी इक्वल टू व्हाट, हमें मैट्रिक्स x की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमें a नहीं चाहिए। हम इस इक्वेशन को अगर a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे, प्री मल्टीप्लाई यानी a इनवर्स पहले लिखा जाएगा लेफ्ट साइड पर, इधर भी लेफ्ट साइड पर। अगर हम a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे तो a इनवर्स इंटू a विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x विल बी x इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। लेकिन यहां पर एक खास बात,
ए इनवर्स आप सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में मालूम कर सकते हैं कि जब ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, अदरवाइज तो आप ए इनवर्स मालूम ही नहीं कर सकते। सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्यूशन मालूम करने के लिए जो हमारी बेसिक कंडीशन है वो ये है कि आपका जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। हम यहां पर लिखेंगे इफ A is non-singular then A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू X विल बी X। ये वर्किंग सारी की सारी हमें सॉल्यूशन के अंदर शो नहीं करनी, हम डायरेक्ट लिखेंगे X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला बन गया x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। बी हमारे पास मौजूद है, ए इनवर्स हमें चाहिए। ए इनवर्स जब हम मालूम कर लेंगे, ए इनवर्स को बी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके इसको नाम दे दें 2 का। जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स x आ जाएगा। मैट्रिक्स x का मतलब है कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट होगा वो x की वैल्यू होगी, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो y की वैल्यू, और जो तीसरा एलिमेंट होगा वो z की वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट्स इसको यहां पर हम फ्रीज कर देते हैं, हमें अब a इनवर्स चाहिए। अब a इनवर्स मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास हमने 2 मेथड्स इनफैक्ट डिस्कस किए। एक मेथड स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि जिसमें हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं, हम मैट्रिक्स ए के साथ ऑगमेंट कर देते हैं एक 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर रो ऑपरेशंस करके हम ए इनवर्स मालूम करते हैं। ये मेथड मैंने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आपके साथ डिस्कस किया, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। दूसरा मेथड है जो फॉर्मूला मेथड है, जो कि आपने मैट्रिक में सीखा हुआ है। वो क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये मेथड हम यहां पर यूज करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट से आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर है भी या नहीं। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर निकल आया तो हम वहीं पर छोड़ देंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी आपको बताया था कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसका सॉल्यूशन मौजूद हो उसे कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है, और अगर उसका सॉल्यूशन मौजूद ही ना हो तो उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब हमें ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है। हम यहां फॉर्मूला का जिक्र कर देते हैं। हम लिखते हैं सिंस ए इनवर्स, ताकि हमारी रीजनिंग बन जाए कि हम क्यों ए डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं। पहले ब्रैकेट्स का स्टाइल चेंज करते हैं। 4 - 3 1 2 1 - 4 1 2 - 2। अब इसे आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। यहां पर कोई जीरो मौजूद नहीं है, सो हमारी प्रेफरेंस कोई नहीं है। अगर किसी रो में या किसी कॉलम में जीरो हो तो हम उस रो से एक्सपैंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। हम यहां लिखेंगे एक्सपैंडिंग बाय R1। मैं R1 से एक्सपैंड कर रहा हूं। फोर की रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 1 × -2 इज -2। माइनस आना है मेथड का, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4 2s are 8। अब ये एक्सपेंशन की मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद जो है वो एक्सपेंशन सीखना नहीं है। हमारा मकसद इस वक्त सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो मैं जो एक्सपेंशन का जो एक स्टेप है जब हम इसके माइनर्स बनाते हैं वो मैंने स्किप कर दिया। वो हमारा यहां पर इतनी डिटेल में जाना हमारा जरूरी नहीं है। 4 की रो और कॉलम छोड़ा, -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 2s are 8। देन माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आना यहां पर माइनस था, लेकिन अब माइनस माइनस हो गया प्लस। चूंकि आप जानते हैं कि स्टार्ट पॉजिटिव होता है, यहां से पॉजिटिव के बाद नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव हो गया प्लस।
अब इसकी रो और कॉलम छोड़ा, 2 इंटू -2 इज -4, 1 इंटू -4 इज -4, माइनस माइनस हो जाएगा +4, उसके बाद +1, 1 की रो और कॉलम छोड़ा, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ए डिटर्मिनेंट 8 - 2 इज 6, 6 4 जार 24, -4 + 4 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, सो इसको छोड़ दें। 4 - 1 इज 3, 3 1 जार 3, 27 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स मालूम किया जा सकता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हमने यहां पर लिखना था कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, हमने यहां पर छोड़ देना था। लेकिन अब हम आगे चल सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट मालूम कर चुके, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब एडजॉइंट के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो 2/2 के लिए तो बड़ा सिंपल है कि आप प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह बदल दें, जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइंस बदल दें। लेकिन 3/3 मैट्रिक्स के लिए हमें कोफैक्टर्स मालूम करने पड़ते हैं। हमें 9 के 9 कोफैक्टर मालूम करने होंगे और फिर हम फार्मूला लगाएंगे एडजॉइंट मालूम करने का। सो 9 के 9 कोफैक्टर मालूम करते हैं। सबसे पहले A11। अब फार्मूला कोफैक्टर का क्या है? Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस जे इंटू Mij। अब ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग कोफैक्टर्स, फाइंडिंग कोफैक्टर्स फॉर एडजॉइंट। ये हमने अपना प्लान बता दिया कि हम ये करने जा रहे हैं। सबसे पहले A11 -1 रेज टू पावर 1 + 1। अब आना है M11। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास समझें कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमारा जो है ये यहां पर मौजूद, हमें A11 मालूम करना है, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का ये A11 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर। इसकी रो और कॉलम छोड़ा तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट बनेगा। इस डिटर्मिनेंट को हम यहां पर बना रहे हैं 1 - 4 2 - 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसी लाइन में। -1 रेज टू पावर 2, ये 1 आ जाएगा। आप जानते हैं कि माइनर और कोफैक्टर बराबर होते हैं जब पावर जो है वो इवन हो जाए, और जब पावर ऑड हो जाए तो जो कोफैक्टर है वो माइनर के नेगेटिव के बराबर होता है। अब ये तो बन गया पॉजिटिव। -2 + 8, चूंकि माइनस फॉर्मूला का आना था तो ये माइनस यहां पर भी मौजूद है, तो ये आ गया +8। -2 + 8, ये आ गया हमारे पास 6। ये आ गया हमारे पास A11। अब मालूम करते हैं A12। -1 रेज टू पावर 1 + 2, ये हमारे पास A12 एलिमेंट, इसकी रो और कॉलम छोड़ा 2 - 4 1 - 2। अब स्टूडेंट्स -1 रेज टू पावर 3, ये -1 जिंदा रहेगा। -4 + 4, इसे सिंप्लीफाई किया, -4 + 4 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। A12 के बाद A13, -1 रेज टू पावर 1 + 3, ये है A13। इसकी रो और कॉलम छोड़ा 2 1 1 2। अब स्टूडेंट्स -1 रेज टू पावर 4, ये 1 होता है, तो 2 2 जार 4, 1 इंटू 1 इज 1, 4 - 1, ये आ गया हमारे पास 3। इसके बाद A21 -1 रेज टू पावर 2 + 1, A21
इसकी रो और कॉलम छोड़ा -3 1 2 -2 2 + 1 है 3 सो -1 जिंदा रहेगा 6 -2 6 -2 is 4 4 into -1 is -4 A22 -1 raised to power 2 + 2 ये A22 इसकी रो और कॉलम छोड़ा 4 1 1 -2 -1 raised to power 4 आप जानते हैं 1 चूंकि पावर इवन हो गई 4 into -2 is -8 -1 1s are 1 ये आ गया -9 A23 -1 raised to power 2 + 3 A23 ये हमारे पास A23 एलिमेंट इसकी रो और कॉलम छोड़ा 4 -3 1 2 -1 जिंदा रहेगा 4 2s are 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 1s are 3 8 + 3 is 11 11 into -1 is -11 A31 -1 raised to power 3 + 1 A31 ये हमारे पास एलिमेंट A31 इसकी रो और कॉलम छोड़ा तो -3 1 1 -4 -1 raised to power 4 1 आ जाएगा 4 3s are 12 -1 ये आ गया 11 इसके बाद A32 -1 raised to power 3 + 2 A32 ये स्टूडेंट्स A32 इसकी रो और कॉलम छोड़ा 4 1 इसकी रो और कॉलम छोड़ा तो 4 1 और 2 -4 -1 4 4s are 16 in fact -16 -2 -16 -2 is -18 -18 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया +18 A33 -1 raised to power 3 + 3 ये A33 इसकी रो और कॉलम छोड़ा 4 -3 2 1 3 + 3 6 -1 1 बन गया 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6 ये आ गया 10 ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 कोफैक्टर्स आ चुके। अब स्टूडेंट्स एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए थे, कोफैक्टर्स हमने मालूम किए। अब कोफैक्टर्स का हम मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो बन जाएगा एडजॉइंट। सो ये काम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारी बुक में इटैलिक ए से रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को, यानी इस अंदाज में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो है वो लिखा जाता है A11 6 A12 0 ये आ गया 3 A21 -4 A22 -9 A23 -11 A31 11 A32 18 यानी 18 और फिर 10। फॉर्मूला हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का, सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ट्रांसपोज।
अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज 603 -4 -9 -11 11 18 10। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारा ये हमारे पास मौजूद 27 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 6 -4 11 0 -9 18 3 -11 10। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए इनवर्स। यहां पर 1 ओवर 27 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई ना करें। अगर आप ए इनवर्स मालूम कर रहे हो, वहीं पर आपने एंड करना हो, तो फिर आप जरूर मल्टीप्लाई करें, फिर आपको एक मैट्रिक्स चाहिए। लेकिन अभी आपने ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो आप ये 1 ओवर 27 को मल्टीप्लाई ना करें। आपको जो इस मैट्रिक्स की बी के साथ मल्टीप्लीकेशन है ना, उस मल्टीप्लीकेशन में आपको दुश्वारी होगी, क्योंकि फ्रैक्शंस आ चुकी होंगी। आप पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लें, बाद में हम 27 से डिवाइड कर लेंगे हर एलिमेंट को। सो मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूं। मैं अब यहां पर लिखता हूं पुटिंग वैल्यूज इन हमने नाम दिया था अपनी उस इक्वेशन को x इक्वल टू ए इनवर्स b को 2 का। पुटिंग वैल्यूज इन 2, x इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन 2 थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स यानी 1 ओवर 27 6 -4 11 0 -9 18 3 -11 10 इंटू बी। बी स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स था 11 -1 1। अब स्टूडेंट्स ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है। जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा वो 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही हमें चाहिए, चूंकि मैट्रिक्स एक्स भी 3/1 ऑर्डर का है। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। x इज इक्वल टू 1 ओवर 27। अब स्टूडेंट्स ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। 6 11s आर 66, -4 into -1 is 1, -4 into -1 is +4, 11 into 1 is 11। इसके बाद 0 into 11 is 0, -9 into -1 is +9, 18 into 1 is 18। 3 11s are 33, -11 into -1 is +11, 10 1s are 10। x is equal to 1 over 27, 66 plus 4 is 70, 70 plus 11 is 81, 18 plus 9 is 27, 33 plus 11 is 44, 44 plus 10 is 54। अब स्टूडेंट्स ये 27 हर एलिमेंट को डिवाइड कर देगा, या 1 over 27 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। x is equal to 81 by 27, 27 by 27, 54 by 27। अब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, यहां पर 3, यहां पर 1 और यहां पर 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई है। मैट्रिक्स x भी यहां पर लिख देते हैं। मैट्रिक्स x स्टूडेंट्स हमारे पास था
x, y और z। 27 3s are 81, 27 1s are 27, 27 2s are 54। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x, y और z की वैल्यूज आ गई। हम यहां लिखेंगे हेंस ये दो मैट्रिसेस इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। हेंस x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स ये x, y और z की वैल्यू आप गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड लाजमी सेम आएगी, लाजमी इक्वल आएगी। स्टूडेंट्स ये तो था प्रॉब्लम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को आप इसी मेथड की प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा, बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आपने इस मेथड को अच्छी तरह से समझ लिया होगा यकीनन। प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 को भी अपनी प्रैक्टिस के लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपने होमवर्क के तौर पर सॉल्व करना है। हालांकि वहां पर और डिफरेंट मेथड्स लिखे गए हैं जो कि यूज करने हैं, लेकिन आप इस मेथड की प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 को भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रैमर्स रूल की। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।